हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन विज़ार्ड हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि शीत युद्ध क्या है और शीत युद्ध के कारण, इसके बैकग्राउंड भी थोड़ा बहुत जाना हमने, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आज हम जानेंगे कि शीत युद्ध के क्या परिणाम निकले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है दो ध्रुवीय विश्व का उदय। दो ध्रुवीय विश्व का उदय का मतलब ये होता है कि पूरे विश्व में मात्र अब दो पावर्स बच गई थी। एक थी यूएसए जो कि पूंजीवादी विचारधारा पर थी, और दूसरा जो था वो था यूएसएसआर जो कि साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी। दूसरा आता है सैनिक संगठनों का गठन, यानी कि अब क्या हो गया था कि जो यूएसएसआर है और जो यूएसए है ये इंटरनेशनल लेवल पे अब नए नए सैनिक संगठनों का निर्माण करने लगे थे, जिसमें से नाटो था, सीटो था, सेंटो था और वार्सा पैक्ट था। अगला आता है हथियारों की होड़, जो कि हमारा तीसरा परिणाम है हथियारों का होड़। मतलब ये था कंपटीशन था, ठीक है, यानी कि जो वेपन्स थे, जो हथियार थे, वो अब जो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, यूएसएसआर, चाइना, अब ये क्या कर रहे थे, बैक टू बैक हथियारों का निर्माण करना आरंभ कर दिए। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, इसलिए अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते थे और मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हो सके उतना ये हथियारों का निर्माण, अणुबमों का निर्माण कर रहे थे। अगला आ रहा था चौथा, अगला जो परिणाम है चौथा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ था। यानी कि अब क्या हो रहा था कि जो यूएसए और यूएसएसआर, ये जो दो पावर्स थे, जो दो गुट थे, इनको क्या किया कि जो भी नए नए राष्ट्र उदय हो रहे थे वो इनमें शामिल नहीं हुए, बल्कि वो अपनी दक्षता पे, अपने आर्थिक विकास करने के लिए, सैनिक मजबूती करने के लिए एक अलग से गुट बना लिए, जिन्हें गुट निरपेक्षता के नाम से जाना जाता है। और धीरे धीरे इस गुट निरपेक्ष में बहुत सारे राष्ट्र शामिल हो गए। इस प्रकार से इसका विकास भी होने लगा। पांचवा जो आता है वो है नए राष्ट्रों का उदय। यानी कि मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन जो कंट्रीज थी वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व पर, यानी कि मैक्सिमम राष्ट्रों पर अपना कब्जा जमाए हुए थे, उनको अपना गुलाम बनाए हुए थे। अब इस बात को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ने इसका क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, यानी कि इसकी आलोचना करनी शुरू कर दी। अब क्या हुआ कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो काफी जर्जर थी, उनकी जो शासन थी, और कहीं ना कहीं अब ये कमजोर पड़ने लग गए थे। क्यों? क्योंकि अब जो अफ्रीका था या फिर एशियाई कंट्रीज थी, यहाँ पर लोगों के अंदर अब नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रवादी फीलिंग्स, राष्ट्रवादी भावनाएं जाग उठी थी और वो अपने देश को, अपने कंट्री को आजाद करने में लग गए थे। अगला आता है पांचवा, यूएनओ की कार्यकुशलता में कमी। यानी कि जैसे कि आपको पता लग रहा है कि पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ था। अब क्या हो रहा था कि यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों में पूरी लड़ाई थी। अब ये दोनों क्या कर रहे थे कि यूएनओ को अपना कार्य करने नहीं दे रहे थे, वो अपने ही कंट्रोल पे उसको चला रहे थे, इसलिए उसके कार्यकुशलता में कमी आई। अब जानेंगे हम अगला जो हमारा चरण है वो है कि शीत युद्ध के दायरे क्या थे, यानी कि शीत युद्ध कहां तक फैला। ठीक है, दायरे। अब मैं आपको बता दूं शीत युद्ध के दायरे, क्वेश्चन आता है शीत युद्ध के दायरे बताइए, फिर शीत युद्ध के फैलाव, या शीत युद्ध किन चरम सीमाओं तक पहुंचा, या फिर शीत युद्ध कहां तक गहराया, ये अब हम जानेंगे। तो पहला जो पॉइंट आता है वो आता है ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन सिद्धांत, ठीक है, जो कि 1947 में चलता है। अब ये जो ट्रूमैन सिद्धांत है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ट्रूमैन सिद्धांत का मतलब है कि जब तुर्की के अंदर सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध चल रहा था, तो उस समय अमेरिका वहां जाता है और कहता है कि जो लोग साम्यवादी विचारधारा को बाइकआउट कर रहे हैं, उनको हटा रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, हम उनका हेल्प करेंगे, जिसे ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना गया। अब इसी के बाद 1948 में मार्शल योजना चलाई जाती है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज कमजोर हो चुकी थी, उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, खाने पीने के लाले पड़ चुके थे, तो उसकी हेल्प अमेरिका ने किया। उनको फूड्स, मेडिसिन और फंडामेंटल नीड्स जो भी होता है वो प्रोवाइड कराया, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है।
ये जो मैंने अभी बातें बताई आपको, दो बातें, ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना, ये दोनों ही आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करोगे, इस पॉइंट के अंदर इसको एक्सप्लेन करोगे, लॉन्ग भी हो जाएगा और समझ भी आएगा। सेकंड जो आता है वह हम कह सकते हैं बर्लिन की नाकेबंदी। बर्लिन की नाकेबंदी। अब ये देखिए, ये जो बर्लिन है वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है पश्चिमी बर्लिन और एक होता है पूर्वी। ठीक है, अब ये जो पूर्वी है इसमें क्या है, कम्युनिस्ट यानी कि यूएसएसआर कह सकते हो आप, और इधर कहते हो आप यूएसए। मेनली हम इन दोनों को लेके चलेंगे क्योंकि इन दोनों में ये शीत युद्ध हो रहा है, तो हम इनको ही मेन लेके चलेंगे। तो पश्चिमी बर्लिन में यूएसए और पूर्वी बर्लिन में यूएसएसआर का कब्जा था। अब क्या होता है कि जो यूएसएसआर है वो क्या करता है कि पूरे बर्लिन पे नाकेबंदी कर देता है, यानी कि यहां भी नाकेबंदी कर दिया और यहां तो है ही है इसकी शासन अपना। अब क्या होता है कि जब ये नाकेबंदी करता है तो सारा यातायात का साधन ठप, ना कोई आ सकता था, ना कोई जा सकता था, ना संचार की व्यवस्था। अब इस हालात में क्या करता है अमेरिका, मतलब कि एयरवे यानी कि हवाई मार्ग से जो भी बर्लिन थी जिसके नाकेबंदी की थी यूएसएसआर ने, वहां पर वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है। और ये सारी जो प्रक्रियाएं हुई वो यूएसएसआर के सामने हुई और यूएसएसआर कुछ नहीं कर पाया, और जिसे हम बर्लिन की नाकेबंदी के नाम से जानते हैं हम लोग, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शीत युद्ध के प्रसार का एक कारण बना, कहीं ना कहीं ये चरम सीमा तक शीत युद्ध को ले गया। अब जो नेक्स्ट आता है तीसरा पॉइंट, वो तीसरा पॉइंट है कोरिया युद्ध। ठीक है, अब कोरिया भी इसी प्रकार से, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है उसके बाद ये भी दो भागों में बढ़ जाता है, एक होता है उत्तरी कोरिया और एक होता है दक्षिणी कोरिया। ठीक है, अब क्या होता है कि जो उत्तरी कोरिया है वहां पर कम्युनिस्ट विचार के लोग हैं। ठीक है, कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी विचार, और जो दक्षिणी है वो कहीं ना कहीं पश्चिमी विचार से प्रभावित थी। अब देखिए दोनों का आइडियोलॉजी जो है दोनों का वो अलग है। अब क्या हो रहा है, उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। अब जब इसने हमला किया तो ये बात यूएनओ में पहुंचती है और यूएनओ उत्तरी कोरिया को कसूरवार ठहरा देता है। लेकिन अब देखिए क्या होता है, उत्तरी कोरिया को बचाने, डिफेंस करने के लिए आ जाता है यहाँ पे चीन। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है अमेरिका। तो कहीं ना कहीं इन दोनों विचारों के बीच में फिर से एक युद्ध शुरू हो जाता है, जो भी काफी लंबे समय तक डिबेट चलता है और फाइनली लास्ट में एक युद्ध विराम नामक संधि पर हस्ताक्षर करवा दिया जाता है और ये कोरिया युद्ध को यहीं पे शांत कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण बना शीत युद्ध के प्रसार का। ठीक है, अगला जो पॉइंट है चौथा, वो है क्यूबा संकट। गाइस मैं आपको बता दूं कि क्यूबा संकट पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको उसको अलग से समझाऊंगा। वैसे ही शॉर्टली आपको बता दूं ब्रीफली कि था क्या ये। तो क्यूबा जो मिसाइल संकट है, जो क्यूबा क्राइसिस है, वो 1961 में शुरू होता है और 1962 में खत्म हो जाता है। इसमें जो मेनली कैरेक्टर होते हैं वो होता है 3, यानी कि इसमें फिदेल कास्ट्रो जी आएंगे, निकिता क्रुश्चेव जी आएंगे और यहाँ पे जॉन एफ कैनेडी आएंगे। जो जॉन एफ कैनेडी हैं वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और जो फिदेल कास्ट्रो हैं वो क्यूबा के मुखिया हैं और जो निकिता क्रुश्चेव है वो रशिया, यानी कि अभी जो रशिया है उस समय सोवियत संघ था। ठीक है, तो अब क्या होता है इसमें कि क्यूबा के अंदर निकिता क्रुश्चेव यानी कि यूएसएसआर वहां पर मिसाइलें तैनात करा देती हैं। बातें पता चल जाता है अमेरिका को, अमेरिका उनको मतलब कह सकते हो आप डराता है और निकिता क्रुश्चेव सारी मिसाइलें वहां से वापस मंगवा लेते हैं, जिसे क्यूबा मिसाइल संकट कहा गया है। तो ये था शॉर्टली आपको बताया। बाकी मैं आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन बता दूंगा, इस पे आंसर बता दूंगा, बाकी इतना ही लिखना है उसमें। ठीक है, कि 1961 में स्टार्ट होता है, भाषण में खत्म हो जाता है और 3 कैरेक्टर जो बताए वो बता देना है। और बेसिकली इसमें चीज क्या थी कि मिसाइलें वहां तैनात किया और फाइनली जॉन एफ कैनेडी ने बोला कि आप उसे हटा लीजिए, उसने हटा लेता है और क्यूबा मिसाइल जो संकट है वो टल जाता है। अगला आते हैं हम लोग 5वां, वो था वियतनाम।
वियतनाम युद्ध। अब इसमें वियतनाम युद्ध में क्या होता है कि वियतनाम का एक हिस्सा होता है, यानी कि ये भी दो भाग में बटा होता है। एक हिस्से पर अमेरिका बमबारी कर देता है, गोलाबारी कर देता है, ठीक है, काफी नुकसान होता है वियतनाम को। इस बात की निंदा कौन कर रहा होता है? यूएसएसआर। और यूएसएसआर नई तकनीकों के हथियार प्रदान करता है वियतनाम को और कहता है आप उसको सबक सिखाइए, और वियतनाम अमेरिका के ऊपर हमला करता है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये भी एक शीत युद्ध को चरम सीमा तक ले गया। अब जो छठा आता है, छठा है वो है चीन की सदस्यता। चीन की सदस्यता यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कोरिया युद्ध में, कि कोरिया युद्ध में चाइना यूएसए के अगेंस्ट में था, ठीक है। अब यहाँ पे जब चीन की सदस्यता यानी कि वीटो पावर की बात आई, परमानेंट जो मेंबर्स की बात आई, तो चीन की जो सदस्य उसने मांगी तो उसका विरोध यूएसए करने लग गया, और फाइनली बाद में चापलूसी करता है चीन, और चीन चापलूसी करता है यूएसए की, और फाइनली इसको वीटो पावर मिल जाता है। तो ये जो 6 चीजें हैं, 6 पॉइंट्स है जो कि शीत युद्ध के दायरे को बढ़ाते हैं, शीत युद्ध के प्रसार को बढ़ाते हैं। अब जानते हैं हम लोग अगला जो है वो है, आपको मैं बता दूं, क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट गाइस प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सही से समझिएगा। ये जो क्यूबा मिसाइल संकट है, इसमें 3 कैरेक्टर की मैंने बात की थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहले थे फिदेल कास्त्रो, दूसरे हैं जॉन एफ कैनेडी, और थर्ड है निकिता ख्रुश्चेव, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम कह सकते हैं क्यूबा, ठीक है, और ये थे साम्यवादी विचार, साम्यवादी विचार, और ये थे अमेरिका पूंजीवादी विचार, ठीक है। निकिता ख्रुश्चेव यूएसएसआर यानी कि साम्यवादी। अब देखिए एक बात बता दूं आपको कि मैंने आपको बताया था उसमें लास्ट जो मैंने पॉइंट करवाया था क्यूबा वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो आरंभ होता है वो 1961 में होता है, लेकिन इससे हम एक बार पहले चलेंगे 1959 में। 1959 में क्या होता है, यानी कि 1961 से पहले जो क्यूबा के अंदर सरकार होती है वो जनरल बतिस्ता की होती है, जो कि एक पूंजीवादी विचार पर आधारित होती है। जब वो जनरल बतिस्ता की सरकार थी तो वहां पर जॉन एफ कैनेडी यानी कि अमेरिका के बहुत सारे उद्योगपतियों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा था। अब जैसे ही फिदेल कास्ट्रो आते हैं 1961 में, तख्ता पलट होता है उनका, और जब फिदेल कास्ट्रो 1959 में तख्ता पलट होता है और फिदेल कास्ट्रो शासन में आ जाते हैं। अब क्या होता है कि जो फिदेल कास्ट्रो वो साम्यवादी विचारधारा, यानी कि ये दोनों अब भाई हो गए, और ये जो है वो दुश्मन हो गया, क्योंकि इसकी जो आइडियोलॉजी है वो इन दोनों से डिफरेंट है। अब क्या होता है कि इसको डर लगने लग जाता है, फिदेल कास्ट्रो यानी कि क्यूबा को डर लगने लग जाता है कि कहीं जो ये जॉन एफ कैनेडी है, जो अमेरिका है, वो मेरे पर हमला ना कर दे, क्योंकि मैं इसके अगेंस्ट में हूँ, इसके विचारधारा को मतलब कि फॉलो नहीं करता हूँ। तो ये डर कर भाग कर आता है निकिता ख्रुश्चेव के पास और मदद मांगता है, कहता है कि मुझे डर है कि जॉन एफ कैनेडी कहीं मेरे पर हमला ना कर दे, इसलिए मुझे संरक्षण दीजिए। आपको बता दूं कि जो क्यूबा है वो अमेरिका के एकदम चिपका हुआ एक द्वीप था, ठीक है। अब क्या होता है इसमें कि जब ये भाग के यहाँ पे आते हैं, निकिता ख्रुश्चेव कहते हैं ठीक है मैं आपको हेल्प करूंगा। अब निकिता ख्रुश्चेव धीरे धीरे वहां पर हथियार और सैनिक अड्डे भिजवाना शुरू कर देते हैं। ये बात 21 दिन बाद जॉन एफ कैनेडी को पता लगता है कि भाई मेरे छत्र छाया में क्या हो रहा है। अब क्या होता है कि जॉन एफ कैनेडी कहते हैं कि क्यूबा को चारों तरफ से घेर लो, समुद्र से भी और वैसे भी चारों तरफ से नाकेबंदी कर दो, और ये जॉन एफ कैनेडी आ जाते हैं निकिता ख्रुश्चेव के पास
और उनको समझाते हैं कि अभी तक आपने जो भी सैनिक अड्डे और मिसाइलें तैनात करवाई हैं वो उसे वापस मंगवा लीजिए, अन्यथा बहुत बुरा अंजाम होगा। निकिता क्रुश्चेव जो है वो समझदारी का परिचय देते हैं और सभी हथियारों और मिसाइल जो तैनात करवाए थे, सैनिक अड्डे तैनात करवाए थे, उसको वापस बुला लेते हैं और इस प्रकार से क्यूबा मिसाइल संकट टल जाता है। ठीक है गाइस, आई होप समझ गए होंगे आप लोग, और ना समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर दें, मैं एक अलग से वीडियो इस पर बना दूंगा बढ़िया से। ठीक है, तो मेनली आपको करेक्टर इसमें क्या है ध्यान रखना है, आपको ये सन याद करना है। ठीक है, ये एक दो जो भी नाम है, फिदेल कास्ट्रो, जॉन एफ कैनेडी और निकिता क्रुश्चेव, ये तीन जो मेन कैरेक्टर है इनको याद रखना है और तीन एरियाज को याद रखना है। और मेन जो इसमें क्या है कि निकिता क्रुश्चेव के पास फिदेल कास्ट्रो आते हैं हेल्प के लिए और ये इनका हेल्प करते हैं। ये बात अमेरिका को पता लगता है और अमेरिका इनको आकर समझाता है कि आप ऐसा मत करो, और ये वैसा ही करते जैसा अमेरिका कहता है। दैट्स इट, इतना ही है क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्यूबा मिसाइल संकट यानी कि क्यूबा क्राइसिस समाप्त होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सैनिक संगठन। ठीक है, जो कि मैंने आपको उसमें पॉइंट्स में बताया था सैनिक संगठन के बारे में। तो ये है नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट। ठीक है, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ एशियन ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन और वार्सा पैक्ट। ये जो नाटो है और ये सीटो है वो सेंटो है, ये तीनों ही चीजें, तीनों ही सैनिक अड्डे अमेरिका द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो वार्सा पैक्ट है वो यूएसएसआर। इसमें जो नाटो है कुल मेंबर 12 होते हैं और जो वार्सा है इसमें कुल मेंबर्स 15 होते हैं, यानी कि गणराज्य 15 होते हैं। ठीक है, अब क्या है इसमें कि जो नाटो ये संगठन है, ठीक है, इसका एक रूल था, यानी कि नाटो जो ये संगठन है इसको किसे कहते हैं, तो देखिए ये जो नाटो है, अगर नाटो में सम्मिलित देशों के ऊपर कोई अन्य देश किसी एक पर भी हमला करता है तो ऐसा माना जाएगा कि वो सभी कंट्रीज पर हमला किया है और फिर वो सारे मिलकर उसको जवाब देंगे। सेम इसी हथकंडे को अपनाते हुए वार्सा पैक्ट बनाया गया है। तो 1949 में नाटो बनता है और 1955 में वार्सा पैक्ट बनता है। ठीक है, अब ये जो सीटो है, जो सेंटो है वो 1955 में बनता है और जो सीटो है 1948 में बनता है शायद, मे भी ये कंफर्म नहीं है लेकिन शायद यही है 1948 में। ठीक है, तो ये सीटों में पाकिस्तान भी है, फिलीपींस भी है। ठीक है, और ये वार्सा पैक्ट, तो ये था सैनिक संगठन जो कि बनाया गया था शीत युद्ध के दौरान। ठीक है गाइस, तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें और शेयर जितना हो सके उतना कीजिए, ताकि जो अभी लॉकडाउन का ये जो बहुत बड़ी एक समस्या है वो उस समस्या के दौरान बच्चे घर पर स्टडी कर सकें और दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो सके। प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो समझ ना आए उसे कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच।